अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह टॉप 10 मशहूर तरीन एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि जेई की आई के पेपर में पूछे गए हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टॉपिक विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन नंबर 1, अ यूनिफॉर्म बीम इज pivoted at the center as shown in figure. Two weights are placed on the beam in the position shown and the beam is balanced by the upward force. What will be the upward force? देखो, पहली चीज तो हमें वाली बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। हमारे पास जो टॉर्क होता है ना उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास दैट इज टी इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। ये जो है वो उसका फॉर्मूला होता है। अब ये ओपन होता है और हमारे पास बन जाता है दैट इज टी इक्वल्स टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। अब ये मेरा बेटा जो ये मेरे पास आर है ना, ये आर, इसी आर को हम लोग लीवर आर्म कहते हैं या फिर इसी आर को हम लोग मोमेंट आर्म भी कह रहे होते हैं। अभी लीवर आर्म और मूवमेंट आर्म क्या है? लीवर आर्म और मूवमेंट आर्म हमारे पास होता है लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का से लेकर पॉइंट ऑफ रोटेशन तक का जो परपेंडिकुलर फासला है वो हमारे पास कहला रहा होता है लीवर आर्म या मूवमेंट आर्म। लेट सपोज कि हमारे पास जो 30 न्यूटन की फोर्स है ये ऐसे लग रही है डाउनवर्ड, और इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का पॉइंट ऑफ रोटेशन के साथ, और ये है उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। इस लाइन ऑफ एक्शन का पॉइंट ऑफ रोटेशन के साथ का जो परपेंडिकुलर फासला है ना, ये कहला रहा होता है हमारे पास मोमेंट आर्म, या ये कहला रहा होता है हमारे पास लीवर आर्म, जो कि इस केस के अंदर हमारे पास 40 सेंटीमीटर है। ओके, नाउ अब हमारे पास कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है बीम। अभी बीम क्या होता है? देखो, बीम भी हमारे पास कोई एक ऐसी शेप होती है या फिर कोई भी हमारे पास एक ऐसी सरफेस है जिसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर उसकी ब्रेथ के, उसको हम लोग बीम कहते हैं। हमारे घरों में जो है वो बीम होती होती है जो कि फिक्स होती है दोनों एंड से। नतीजे में क्या होता है? नतीजे में हमारे पास जो घरों में हमारी जो बीम होती है वो कुछ ऐसे होती है जो कि दोनों एंड जो होते हैं उसके क्या होते हैं, उसके दोनों एंड्स हमारे पास फिक्स होते हैं, और जितना भी रूफ का जो लोड है वो उस बीम के ऊपर आता है, जो कि इस तरीके से आता है। नतीजे में हमारे पास ये होता है कि अगर आप लोगों ने पुराने घर देखे हों तो उनकी जो बीम है ना वो कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे। तो बीम हमारी जो है वो इस तरीके से समथिंग लाइक दैट जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसकी जो इंजीनियरिंग के अंदर बहुत बड़ी एक एप्लीकेशन है। जब आप इंजीनियरिंग पढ़ोगे, जस्ट लाइक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उसके अंदर जो है सारी बातें वहाँ पे डिस्कस होती हैं। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब वो आपसे कह रहे हैं कि हमारे पास जो ये अपवर्ड फोर्स है ना, ये वाली एफ वाली फोर्स, मुझे ये वाली फोर्स बताइए कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। ओके, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे सेकंड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ये जो बीम वाली बात है इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। हम लोग जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करेंगे। और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास कहती है कि बॉडी पे लगने वाले तमाम जो टॉर्क हैं उन सब का सम हमारे पास क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो लेट सपोज हमारे पास जो ये फोर्स लग रही है, ये वाली, हमारे पास जो 30 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ये जो है इस बीम के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है। ओके, तो ये हमारे पास जो है एक ये टॉर्क है। हमारे पास जो दूसरा जो टॉर्क हमारे पास लग रहा है वो ये है, दैट इज 60 न्यूटन की जो फोर्स है, ठीक है, वो इस बीम के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है। ये हमारे पास जो है वो टॉर्क नंबर 2 है 60 न्यूटन का। और हमारे पास जो एफ जो फोर्स हमें पता लगानी है, ठीक है, अगर मैं इस एफ फोर्स को 20 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दूं, ओके, तो ये भी हमारे पास जो है वो रोटेशन प्रोड्यूस करेगी इस बीम के अंदर। तो ये भी टॉर्क को प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि इस पूरी बीम के अंदर हमारे पास जो टॉर्क लग रहे हैं वो 3 टॉर्क लग रहे हैं। और अगर मैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का यहाँ पे जो हूँ इस्तेमाल करूँ, तो बॉडी पे लगने वाले तमाम टॉर्च का हमारे पास जो सम है वो जीरो होना चाहिए। अब इस केस के अंदर हमारी जो बीम है वहाँ पे 3 टॉर्क लग रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास ये हो गया दैट इज T1 प्लस T2 प्लस T3। इनका जो हमारे पास सम है वो क्या हो, इनका सम हमारे पास हो जाए जीरो। लेकिन टॉर्क में हमारे पास ना एक और चीज भी आती है, अगर हम उसको नोट करें, एक होता है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और एक होता है हमारे पास क्लॉकवाइज टॉर्क। हमारे पास जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है ना उसको हम यूजुअली यूजुअली ओके उसको हम यूजुअली पॉजिटिव कह रहे होते हैं।
और हमारे पास जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है उसको हम यूजुअली नेगेटिव कंसीडर कर रहे होते हैं। आप इसका उल्टा भी कह दोगे फिर भी जो है इस सवाल के अंदर कोई भी फर्क नहीं आएगा। ओके, लेकिन हमारी बुक में और हम लोग जो फॉलो करते हैं वो ये फॉलो करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और क्लॉकवाइज हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अगर आप इसका उल्टा भी कह दोगे फिर भी आपका जो क्वेश्चन है वो सही सॉल्व हो जाएगा। अब मेरे पास जो ये 30 न्यूटन की फोर्स है, ठीक है, ये मेरे पास लग रही है इस पॉइंट पे। तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है। अब इस लाइन ऑफ एक्शन का जहाँ पे फोर्स लग रही है, पॉइंट ऑफ रोटेशन के साथ जो कि पाइवट है, ठीक है, इसके साथ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास जो है 40 सेंटीमीटर है। अब ये मेरे पास जो फोर्स है ये इस बीम को जो रोटेट करवाएगी वो करवाएगी एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट। ACW मीन्स एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट। और हमारे पास जो ये 60 न्यूटन की फोर्स है, ठीक है, उसका जो हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन है, ओके, वो है ये। अब उसका अगर हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन है तो उसका लाइन ऑफ एक्शन के साथ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फासला है वो है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मेरे पास जो है 60 न्यूटन की जो फोर्स है ये मेरे पास जो है ये इस बीम को रोटेट करवाएगी क्लॉकवाइज। और बची मेरे पास ये एफ वाली फोर्स। ये जो मेरे पास एफ वाली फोर्स है इसका मेरे पास जो लाइन ऑफ एक्शन है वो है ये वाला पॉइंट। ओके, अब इस लाइन ऑफ एक्शन का पॉइंट ऑफ रोटेशन के साथ का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो आ रहा है 50 सेंटीमीटर। ओके, अब मेरे पास जो ये एफ वाली फोर्स है, ठीक है, ये इस बीम को जो रोटेट करवाएगी वो करवाएगी एंटी क्लॉकवाइज फैशन में रोटेट करवाएगी। ओके, तो यानी कि मैं वाली बात कह सकता हूँ कि मेरे पास जो आ रहा होगा, जो T1 है वो मेरे पास पॉजिटिव आ रहा होगा, जो T2 है वो मेरे पास नेगेटिव आ रहा होगा, और जो T3 है वो मेरे पास पॉजिटिव आ रहा होगा। तो मेरे पास एक्सप्रेशन जो है कुल मिला के कुछ ऐसी नजर आ रही होगी मुझे, दैट इज T1 माइनस T2 एंड देन प्लस का T3 इक्वल्स टू 0। अब टॉर्क का मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है RF साइन थीटा। अब इधर जो मेरे पास थीटा चलेगा सबका, इधर सबका थीटा मेरे पास जो है वो 90 चलेगा। क्योंकि क्योंकि पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेके लाइन ऑफ एक्शन तक मेरे पास जो डिस्टेंस आ रहा है एक तो वो 40 सेंटीमीटर है 30 न्यूटन वाले केस के अंदर, ठीक है। 30 न्यूटन की अगर आप फोर्स को देखोगे तो इस 30 न्यूटन की फोर्स से पॉइंट ऑफ रोटेशन तक का मेरे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 40 सेंटीमीटर। ओके, और इन दोनों के दरमियान का मेरे पास जो एंगल आ रहा होगा वो आ रहा होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो सबके केस के अंदर मेरे पास जो थीटा है वो कितना चलेगा, वो चलेगा मेरे पास 90 डिग्री। तो यानी कि मेरे पास जो फोर्स होगी वो कुछ ऐसी लिखी जाएगी, दैट इज FD माइनस FD प्लस FD। अब मेरे पास जो पहली फोर्स है वो है 30 न्यूटन। ओके, और मेरे पास जो पहला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, वो है मेरे पास 40 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो किसमें करेंगे, हम लोग हमेशा जो है वो मीटर के अंदर डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो हमने पहले लिखा 30 × 10⁻⁻⁰ की पावर माइनस का 2, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर को मीटर के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिया। माइनस माइनस का मेरे पास जो दूसरी फोर्स होगी वो होगी 60 न्यूटन। ओके, और उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है मेरे पास 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डेट इज माइनस का 60 × 30 × 10⁻⁻²। ओके, एंड देन प्लस। अब मेरे पास जो फोर्स जो कि मुझे रिक्वायर्ड करनी है वो है एफ, और उसका मेरे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 50 सेंटीमीटर। तो ये हो गया मेरे पास दैट इज प्लस का एफ ×50 × 10⁻⁻² अब इन सब में से मेरे पास जो 10⁻⁻² है मैं उसको कॉमन ले रहा हूँ। तो ये हो गया मेरे पास 10⁻², 30 × 40 -का 60 × 30 प्लस का एफ ×50 एम ब्रैकेट क्लोज। अभी जो माइनस का 20 है, 10⁻⁻20, ये जीरो से नीचे जो है वो डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। नाउ 40 × 3, 4 3 से 12 होता है, 3 का एक जीरो और 4 का एक जीरो, हमारे पास जो है वो मिला के 2 जीरो हो जाएंगे। तो यानी कि ये आगे मेरे पास 1200। 6 3 से 18 होता है, 6 का मेरे पास जो है वो एक जीरो और 3 का मेरे पास एक जीरो मिला के मेरे पास 2 जीरो हो जाएंगे। एंड देन प्लस का 50F इक्वल्स टू 0। और 1200 माइनस का 1800 ये मेरे पास होता है माइनस का 600 का। तो ये हो गया माइनस का 600 प्लस का 50F इक्वल्स टू 0। अब माइनस का 600 को मैं उधर भेज रहा हूँ तो ये हो गया आपके पास प्लस का वहां जाके, तो ये हो गया 50F इक्वल्स टू 600। अब एक जीरो से एक जीरो जो है वो कट हो जाएंगे और आपके पास F जो होगा वो होगा दैट इज F इक्वल्स टू 60/5। नाउ 5 1 5 होता है एंड देन 5 12 आपके पास 60 होता है। यानी कि आपके पास जो फोर्स लगेगी जो कि अपवर्ड फोर्स होगी
जो बीम को रोटेट करवाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, उसका मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना है? उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो मेरे पास होगा दैट इज 12 न्यूटन, जो कि इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Two wires are made of same material. Diameter of first wire is 2 millimeter and the diameter of the second wire is 1 millimeter. The ratio of their resistances. अब मेरे पास जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है डेट इज आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। अब ये जो मेरे पास एरिया है ये ओपन होगा, बन जाएगा डेट इज पाई आर स्क्वायर। अब जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो अगर मैं r इक्वल्स टू डी बाई टू और r की जगह पे d बाई टू सब्सिट्यूट करूं तो मेरे पास ये कुछ ऐसा बन रहा होगा, डेट इज रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। अब जो रेजिस्टेंस है, मेरे पास रेजिस्टेंस का रिलेशन डायमीटर के साथ है इनवर्स, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो डायमीटर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ऊपर से स्क्वायर में। तो मैं यहां से अपना एक फॉर्मूला डिजाइन कर लेता हूँ, वो होता है डेट इज R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू D2 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर। ना, जो मेरे पास D1 है उसकी वैल्यू है मेरे पास 2 मिलीमीटर, और जो मेरे पास D2 है उसकी वैल्यू है मेरे पास 1 मिलीमीटर। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, 2 का स्क्वायर मेरे पास हो गया 4। तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 1/4। और 1/4 को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज 1:4, which is option number D is the right answer. Now question number 3. Figure shows the electrical lines of force. If the electron placed at point B, it will move. अब मेरे पास जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है चार्ज के पोलैरिटी के ऊपर, कि चार्ज मेरे पास पॉजिटिव है या चार्ज मेरे पास जो है वो नेगेटिव है। अगर मेरे पास जो चार्ज है अगर वो मेरे पास पॉजिटिव होगा तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स को एमिट करेगा कुछ इस तरीके से हमेशा। और अगर मेरे पास जो चार्ज है अगर वो नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो उसकी तरफ आ रहे होंगे कुछ इस तरीके से। अब मेरे पास वो मुझे बता रहे हैं कि अगर मेरे पास एक फिगर शो है जो कि इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स को बता रही है, अगर मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉइंट बी पर प्लेस है, ठीक है, यानी कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से। ओके, तो मुझे ये वाली बात पता लगा रही है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे मूव हो जाएगा, राइट पे जाएगा, लेफ्ट पे जाएगा, अप जाएगा या डाउन जाएगा। अब मेरे पास देखो पॉइंट ए कैसा है, पॉइंट ए के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स है ना उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है किसी ना किसी चार्ज का होना। इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चार्ज का होना। तो पॉइंट ए से इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो एमिट हो रही है। और अगर आप जो है मेरी बात रिवाइंड करके सुनेंगे तो मैंने कहा था कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो उसको क्या करेगा, एमिट करेगा। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो पॉइंट ए है, ओके, पॉइंट ए पर मेरे पास कुछ ना कुछ जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा और उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से मेरे पास जो है ये इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स होंगी, ठीक है। नाउ एक चार्ज है मेरे पास पॉजिटिव, एक चार्ज है मेरे पास नेगेटिव, ओके, यानी कि दोनों मेरे पास अनलाइक चार्जेस हैं। और जब भी मेरे पास अनलाइक चार्जेस होंगे वो दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि मेरे पास जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो कि पॉइंट बी पर रखा गया है, ये मूव हो जाएगा पॉइंट ए की तरफ, क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से। तो लेफ्ट जो है वो हमारे पास इसका बिल्कुल सही आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। कार्बन है आपके पास 612, फिर कार्बन है 613 और फिर कार्बन है आपके पास 614। इनको हमने डिस्टिंग्विश करना है, कैसे करेंगे? एटॉमिक मास नंबर है, न्यूट्रॉन नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, या बोथ ए एंड बी है। देखो हमारे पास एक डेफिनेशन होती है, वो होती है हमारे पास आइसोटोप्स। आइसोटोप्स हमारे पास उन उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जिनका हमारे पास जो एटॉमिक चार्ज नंबर है वो हो सेम, लेकिन उनका हमारे पास जो एटॉमिक मास नंबर है डेट इज ए, एटॉमिक मास नंबर नॉट एटॉमिक मास, उनका हमारे पास जो एटॉमिक मास नंबर है वो हो डिफरेंट। उनको हम लोग कह रहे होते हैं आइसोटोप्स। यानी कि मेरे पास जो कार्बन 6 है, कार्बन ये जो मेरे पास 6 लिखा हुआ है छोटा सा 6 कार्बन के नीचे, ये उनका एटॉमिक चार्ज नंबर है जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बता रहा होता है, ठीक है। तो यानी कि इन तमाम के तमाम कार्बन के अंदर मेरे पास जो है वो एटॉमिक चार्ज नंबर सेम है, ठीक है, लेकिन इन सब का मेरे पास जो एटॉमिक मास नंबर है वो क्या है, वो है मेरे पास डिफरेंट, ठीक है। अब एटॉमिक मास नंबर जो होता है ना वो मेरे पास सम होता है दैट इज एटॉमिक चार्ज नंबर का और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। अब इसका मतलब ये है कि अगर सबका एटॉमिक चार्ज नंबर मेरे पास सेम है, अगर सबका एटॉमिक चार्ज नंबर मेरे पास सेम है तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास सबका जो न्यूट्रॉन नंबर है वो डिफरेंट है, क्योंकि
क्योंकि जब न्यूट्रॉन नंबर हमारे पास सेम एटॉमिक चार्ज नंबर से ऐड हो रहा है और रिजल्ट में मुझे एटॉमिक मास नंबर हर किसी एलिमेंट का डिफरेंट मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि सबका जो एटॉमिक, जो मेरे पास न्यूट्रॉन नंबर है वो कैसा है, वो मेरे पास डिफरेंट है। तो यानी कि इन सब को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि इन सब का मेरे पास जो एटॉमिक मास नंबर है वो भी डिफरेंट है। और एटॉमिक मास नंबर क्यों डिफरेंट है, क्योंकि सबका जो न्यूट्रॉन नंबर है वो भी मेरे पास क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो यानी कि बोथ ए एंड बी जो है वो इसका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टिंग टॉर्क इज। अब ये मेरे पास कोई एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल को अगर मैं आइसोलेट करके इस तरह समझाऊं ज्यादा बेटर है। अब मेरे पास जो एक फोर्स लग रही है वो ऐसे लग रही है, और मेरे पास जो एक फोर्स लग रही है वो ऐसे लग रही है, ठीक है। और जो अपवर्ड वाली फोर्स है वो है 45 न्यूटन, जो डाउनवर्ड वाली फोर्स है वो है 45 न्यूटन। अब अगर आपके पास जो है वो फोर्सेस जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी के लिए वाली बात जो है वो लाजमी है कि उनकी डायरेक्शन और उनका मैग्नीट्यूड। अगर आपके पास कोई भी जो फोर्स है, ठीक है, वो अगर राइट हैंड साइड पर है तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं पॉजिटिव। और अगर आपके पास कोई भी जो फोर्स है अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पर है तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं नेगेटिव। और अगर आपके पास कोई भी जो फोर्स है अगर वो अपवर्ड लग रही है तो वो पॉजिटिव है। और अगर आपके पास कोई भी जो फोर्स है अगर वो डाउनवर्ड लग रही है तो वो कैसी है, वो मेरे पास नेगेटिव है। तो यानी कि 45 न्यूटन जो ऊपर हमारे पास फोर्स लग रही है ये फोर्स जो है पॉजिटिव है। और 45 न्यूटन जो मेरे पास फोर्स लग रही है जो डाउनवर्ड है वो फोर्स मेरे पास नेगेटिव है। जब मैं इनको ऐड करने लगूंगा रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए, रिजल्टेंट फोर्स का मतलब ये होता है कि तमाम जो फोर्सेज हैं उन सबको ऐड कर लिया जाए। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए तो 45 न्यूटन जो ऊपर वाली है जो कि पॉजिटिव है, ठीक है, वो नीचे वाली 45 न्यूटन को कैंसिल कर लेगी। ओके, और वाई एक्सिस के अंदर मेरे पास जो है वो कोई भी, वाई एक्सिस के अंदर मेरे पास जो है वो कोई भी फोर्स नहीं बचेगी। ठीक है ना। अब अगर मैं जो हूं वो कंसिडर करूं कि मेरे पास जितनी भी फोर्स जो एक्स एक्सिस में लग रही हैं, ठीक है, क्या वो जीरो है, क्या वो नॉन जीरो है। तो अगर मैं ऐसे कहूं कि समीशन ऑफ एफ एक्स, राइट हैंड साइड पे जितनी भी फोर्स लग रही है क्या वो जीरो है, क्या वो जीरो नहीं है, ठीक है। तो देखो मेरे पास जो 30 न्यूटन की जो फोर्स है, ओके, वो मेरे पास राइट हैंड साइड पे लग रही है, ये पहली फोर्स जो है। और उसके नीचे जो मेरे पास दूसरी फोर्स है वो भी 30 न्यूटन की फोर्स है, ठीक है, वो भी राइट हैंड साइड पे लग रही है। यानी कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो बासानी ऐड हो जाएंगी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 60 न्यूटन। यानी कि जो फोर्स है वो मेरे पास नॉन जीरो है, ठीक है। तो फोर्स मेरे पास जो है वो जीरो नहीं है, फोर्स मेरे पास जो है वो नॉन जीरो है। या तो ऑप्शन नंबर सी सही है तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब मुझे वाली बात पता लगानी है कि क्या जो टॉर्क है, ठीक है, वो इनका जो है वो जीरो हो रहा है या नॉन जीरो हो रहा है। अब देखो टॉर्क के लिए दो चीजें, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव है और क्लॉकवाइज टॉर्क हमारे पास नेगेटिव है। ऐसा जरूरी नहीं है, आप इसको उल्टे भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये 45 न्यूटन की जो हमारे पास जो ये फोर्स है, ठीक है, ये इस सर्कल के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है कुछ इस तरीके से। ये जो मेरे को 45 न्यूटन की फोर्स लग रही है ये सर्कल के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है। और ये सर्कल को अगर हम गौर से देखें तो ये इस सर्कल को एक अदर क्लॉकवाइज मैनर में जो है वो रोटेट करवा रही है। किस मैनर में रोटेट करवा रही है, क्लॉकवाइज मैनर के अंदर जो है वो रोटेट करवा रही है। और मेरे पास जो 45 न्यूटन की जो फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है डाउनवर्ड, अगर मैं इसको गौर से देखूं तो ये भी जो 45 न्यूटन की जो फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है डाउनवर्ड, वो भी इस सर्कल को क्लॉकवाइज मैनर के अंदर रोटेट करवा रही है। यानी कि इन दोनों का साइन नेगेटिव और ये दोनों आपस में जो है वो ऐड हो जाएंगी। और मेरे पास जो टॉर्क आएगा, जो रिजल्टेंट टॉर्क आएगा, वो मेरे पास कितना आएगा, वो मेरे पास आएगा नॉन जीरो। ठीक है ना। अब मेरे पास जो ये 30 न्यूटन और 30 न्यूटन की जो मेरे पास फोर्सेस हैं अब इनको भी कंसिडर कर लेते हैं। अब मेरे पास ये सर्कल है और 30 न्यूटन की मेरे पास फोर्स ऐसे लग रही है और एक फोर्स मेरे पास ऐसे लग रही है 30 न्यूटन की। अब जो ये ऊपर वाली 30 न्यूटन की फोर्स है ना, ये इस सर्कल को रोटेट करवाएगी क्लॉकवाइज मैनर में। और मेरे पास जो ये नीचे नीचे 30 न्यूटन की जो फोर्स है ये इस सर्कल को रोटेट करवाएगी एंटी क्लॉकवाइज के मैनर में।
यानी कि मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो प्लस का 30 और माइनस का 30 ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर लेंगे, और मेरे पास जो टॉर्क होगा, जो रिजल्टेंट टॉर्क होगा इस केस के अंदर वो कितना आएगा, वो आएगा जीरो। लेकिन टोटल केस के अंदर मेरे पास जो रिजल्टेंट टॉर्क आएगा वो मेरे पास हमेशा जो है वो नॉन जीरो आएगा, यानी कि इस केस के अंदर मेरे पास जो फोर्स है वो भी नॉन जीरो है, और इस केस के अंदर मेरे पास जो टॉर्क है जो कि एक्ट हो रहा है वो भी कितना है, वो भी मेरे पास जो है वो बासानी नॉन जीरो। तो ऑप्शन नंबर डी is the right answer. Now question number 6. The EMF of the cell in the circuit is 9 volt. The reading on the high resistance voltmeter is 7.5 volt. What is the value of current? अभी जो मेरे पास 7.5 वोल्ट है ना, ये मेरे पास जो है वो टर्मिनल वोल्टेज है, ओके। और मुझे जो है वो करंट मालूम करना है। करंट के लिए मेरे पास फॉर्मूला डेट इज V इक्वल्स टू आई आर, ओके। अब मुझे करंट मालूम करना है तो ये हो जाएगा आपके पास दैट इज I इक्वल्स टू V बाय आर। अब मेरे पास जो वोल्टेज है, ठीक है, वो है 7.5 वोल्ट, ठीक हो गया 7.5, और मेरे पास जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो है 15। नौ, अब क्या करेंगे, हम इसका पॉइंट आगे शिफ्ट करेंगे। जितनी बार हम इसका पॉइंट आगे शिफ्ट करेंगे उतनी बार जो है वो मैं नीचे डिनोमिनेटर में 1 के साथ जीरो लिखूंगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 75/10 मल्टीप्लाई बाय 1/15। Now 15 ones are 15, 15 to the 30, 15 to the 45, 15 4 the 60, एंड 15 5 का जो होता है वो आपके पास बराबर होता है 75 के, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास दैट इज I इक्वल्स टू F/10। नाउ 5 वन सा 5, 5 टू सा 10, तो ये हो गया आपके पास 1/2। ये जो 1/2 होता है ना, ये आपके पास 0.5 एम्पियर के बराबर होता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, 0.5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 7। टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास वो अमाउंट की हीट है या फिर वो हीट है जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी सब्सटेंस का जो फेस है उसको चेंज करने के लिए। किसी भी सब्सटेंस का जो फेज है उसको चेंज करने के लिए हमारे पास जो हीट चाहिए वो कितनी चाहिए, वो हमारे उस इसे हम लोग कह रहे होते हैं लिटिल हीट ऑफ फ्यूजन, ओके। अब अगर कोई भी जो मेरे पास जो कोई भी सब्सटेंस है वो सॉलिड में, तो उसका फेस अभी सॉलिड है। अब मैं चाहता हूँ कि वो सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो यानी कि मुझे जो है वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट उसको देनी पड़ेगी ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज ना हो और उसकी जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो, उससे हम लोग कह रहे होते हैं दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Now question number 8. A fixed quantity of gas at 70 degrees Celsius and occupies a volume of 6 liter. If the temperature is increased to 127 degrees Celsius, what will be the volume of a gas? Okay. अब अगर हम लोग जो है वो इसको चार्ल्स लॉ से फाइंड आउट करें तो हमें पता है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी कि V1/V2 इक्वल्स टू T1/T2। अब जो मेरे पास टेम्परेचर है ना इधर, वो सेल्सियस के अंदर नहीं है, इधर टेम्परेचर मेरे पास जो है केल्विन के अंदर चेंज होगा। तो V1 की वैल्यू मेरे पास 6 लीटर है, ऊपर मैंने लिख दी 6, तो 6/V2 इक्वल टू T1 मेरे पास 27 है, 27 प्लस का 273, क्योंकि मैं सेल्सियस को केल्विन के अंदर चेंज कर रहा हूँ, अपॉन 127 प्लस का 273। नाउ जब 27 और 273 आपस के ऐड होंगे तो ये आपके पास बन जाएगा डेट इज 300, और 127 और 273 जब ये आपस में ऐड होंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 400। तो दो जीरो से दो जीरो जो है वो आपके पास जो है मर जाएंगे, और ये हो जाएगा आपके पास 6/V2 इक्वल्स टू 3/4। अब आप V2 को सेपरेट कर लें और बाकी सबको आप जो है वो अलग कर लें, तो ये हो गया आपके पास V2 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4/3। तो 3 1 3 एंड 3 2 6, ओके। और 4 2 आपके पास होता है 8, तो यानी कि जो V2 है वो आपके पास है 8 लीटर। Which is option number B. Now question number 9. Efficiency of transformer is 100%. Which one is same? अगर आपके पास जो ट्रांसफार्मर है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो गई और हम चाहते हैं किसी भी जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% हो जाए, ओके। और जब हम लोग डेरिवेशन करते हैं उसके अंदर भी हम लोग जो है वो ट्रांसफार्मर को अपने आइडियल मानते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर में आपके पास ये होता है कि जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाती है, वो आपके पास हो जाती है डेट इज 100%। और ऐसा कब होगा, ऐसा आपके पास जब होगा जब आपके पास जो पावर इनपुट है वो आपके पास बराबर हो जाए पावर आउटपुट के। तो यानी कि आपके पास जो पावर है ट्रांसफार्मर की वो कैसे हो जाती है, वो आपके पास हो जाती है सेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 10।
If resistance R1, R2 and R3 are connected in parallel, then which of the following statement is correct? अगर कोई भी रेजिस्टेंस अगर हमारे पास पैरेलल के अंदर कनेक्ट होती हैं, तो उनका जो वोल्टेज होता है ना, सबका उनका जो वोल्टेज होता है वो हमारे पास होता है सेम। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी जो रेजिस्टेंस है, अगर वो हमारे पास सीरीज के अंदर कनेक्ट है, तो उन तमाम का हमारे पास जो करंट होगा वो होगा सेम। ओके, नाउ थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट कि वो एमसीक्यू जो कि जीआई के आई के पेपर में पूछे गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। ठीक है, जजाकल्लाह, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।